हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर। तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगा टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स के बारे में। तो आजकल आप सभी को पता होगा, लोग एक दूसरे को आजकल गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते हैं। कभी कभी ये गिफ्ट टैक्स को बचाने के लिए भी दिए जाते हैं, कभी कभी गिफ्ट लेने से आपके ऊपर टैक्स लग भी जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कब आपके ऊपर गिफ्ट लेने से टैक्स लगेगा, कब आप गिफ्ट दे सकते हैं, कब आप गिफ्ट नहीं दे सकते हैं, कौन से सिनेरियो में गिफ्ट के ऊपर टैक्स होगा, कौन से सिनेरियो में गिफ्ट के ऊपर टैक्स नहीं होगा, कितना अमाउंट का आप गिफ्ट दें जिससे कि टैक्स ना लगे, कितने अमाउंट के गिफ्ट पर टैक्स लगेगा। ये सारे प्रश्न आप सभी के दिमाग में भी कभी ना कभी आते होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करूंगा जो कि कंप्लीटली टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट से रिलेटेड होंगे। तो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सभी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में आपके आंसर होंगे। वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको गिफ्ट का एक एक पहलू अच्छे से समझ आ जाए कि आखिर गिफ्ट के अंदर जो टैक्सेशन है वो किस तरह से काम करता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं अक्सर इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं जिसमें मैं आपके साथ बात करने वाला हूं टैक्सेबिलिटी ऑफ द गिफ्ट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा, गिफ्ट्स बेसिकली एक ऐसा अमाउंट होता है, एक ऐसी आइटम होती है या एक ऐसा प्रेजेंट होता है जो कि दिया जाता है एक पर्सन द्वारा किसी दूसरे पर्सन को, और उसमें एक्सपेक्टेशंस नहीं होती कि सामने वाला पर्सन हमें उसके बदले कुछ रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को गिफ्ट दिया तो वो ये सोच के गिफ्ट देता है कि मैं ए को ये अमाउंट दे रहा हूं, ये पर्टिकुलर असेट दे रहा हूं, या कोई भी एक वस्तु या कोई भी एक आइटम दे रहा हूं। लेकिन वहां पर ए कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि बी भी मुझे बदले में कुछ देगा। तो अगर हम बात करें व्हाट इज अ गिफ्ट, तो गिफ्ट एक बेसिकली ऐसा आइटम है, एक ऐसा कैश है जो एक पर्सन द्वारा किसी दूसरे पर्सन को दिया जाता है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं गिफ्ट का मतलब एक ऐसा ट्रांसफर जो कि किया जाता है विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेमेंट। तो सामने वाले से आप पेमेंट एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और जब आप उसे कुछ देते हैं तो वो कहलाता है आपके लिए गिफ्ट, या जब आप कुछ लेते हैं तो वो भी आपके लिए कहलाता है गिफ्ट। आइए इसके बाद बात करते हैं गिफ्ट कितने तरह के हो सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जब गिफ्ट किसी को दिया जाता है या गिफ्ट किसी से लिया जाता है तो आपको वो गिफ्ट इन कैश भी मिल सकता है, आपको वो गिफ्ट इन काइंड भी मिल सकता है। इन काइंड का मतलब आपको वो गिफ्ट मॉनेटरी फॉर्म में या नॉन मॉनेटरी फॉर्म में किसी वस्तु की फॉर्म में मिल सकता है। तो अगर मैं इन काइंड गिफ्ट को भी फर्दर कैटेगराइज करूं तो यहां पर दो तरह के गिफ्ट निकल के आते हैं। एक वो गिफ्ट जो कि होते हैं इन काइंड, दैट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले, और एक वो गिफ्ट जो होते हैं इन काइंड, दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी वाले। तो अगर आप मान लीजिए मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे आपको गोल्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स या इस तरह की कोई भी संपत्ति जब गिफ्ट में मिलती है या आप देते हैं तो वो कहलाते हैं आपके मूवेबल प्रॉपर्टी। और जब आप गिफ्ट देते हैं किसी लैंड या बिल्डिंग और बोथ फॉर्म में तो वो आपके कहलाते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले गिफ्ट। तो गिफ्ट यहां पर तीन कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला आपके सामने आता है इन कैश वाले गिफ्ट, दूसरे नंबर पर आपके सामने आते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी वाले गिफ्ट, और तीसरे नंबर पर जो है आपके सामने दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले गिफ्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको तीनों ही गिफ्ट्स के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आपको कैश गिफ्ट मिलता है तो कितना, तो कैसे टैक्स लगेगा, अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है तो कैसे टैक्स होगा, और अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है तो कैसे टैक्स होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही बता देना चाहता हूं, हमारे देश में जो गिफ्ट का टैक्सेशन है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, वो गिफ्ट देने वाले के ऊपर टैक्स नहीं है जबकि गिफ्ट लेने वाले के ऊपर टैक्स है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं बैकग्राउंड ऑफ द टैक्सेशन ऑफ द गिफ्ट। तो हमारे देश में गिफ्ट के ऊपर टैक्सेशन कैसे कैसे चलता है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे देश में गिफ्ट के ऊपर टैक्सेशन स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1958 से।
तो 1958 में सबसे पहले हमारे देश में गिफ्ट के ऊपर टैक्सेशन लगा, जो कि 1998 में वापस कर लिया गया, जिसके बाद फर्दर इस कानून को इंट्रोड्यूस किया गया और गिफ्ट पर टैक्स लगाया गया। अब हाल ही में 2017 में एक अमेंडमेंट की गई और इस अमेंडमेंट के बाद हमारा कानून जो गिफ्ट पर चल रहा है वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप मान लीजिए किसी भी पर्सन से गिफ्ट रिसीव करते हैं तो आपके ऊपर कैसे कैसे टैक्स लगाया जाएगा, कितना टैक्स लगाया जाएगा, कौन से गिफ्ट टैक्सेबल होंगे, कौन से गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होंगे, वो सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं फाइनल पोजीशन 2017 में जो गिफ्ट रिसीव होता है बाय एनी पर्सन आर टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एट अ नॉर्मल टैक्स रेट। तो ये भी मैं आपको बता दूं, जो भी आपको गिफ्ट रिसीव होता है वो आपको नॉर्मल टैक्स रेट से ही टैक्सेबल होगा, आपको स्पेशल कोई रेट से टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो आपके स्लैब रेट होते हैं उसी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आप गिफ्ट पर भी इनकम टैक्स पे करेंगे। तो जो भी यहां पर रेसिपिएंट होगा गिफ्ट का वो यहां पर सरकार को इनकम टैक्स पे करेगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, ए ने अगर बी को गिफ्ट दिया है तो यहां पर ए के ऊपर कोई टैक्स इंप्लीकेशंस नहीं होगी, बल्कि बी को गिफ्ट मिला है तो बी यहां पर अपनी इनकम में उस गिफ्ट को इंक्लूड करेगा और गवर्नमेंट को उस पर टैक्स पे करेगा। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पर आप गिफ्ट के ऊपर भी टैक्स पे नहीं करेंगे, वो मैं आगे चल के आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आइए बैकग्राउंड के बाद अब बात कर लेते हैं टैक्सेबिलिटी अंडर द ऑफ द गिफ्ट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो सबसे पहले सेक्शन 56(2) एक सेक्शन है हमारे इनकम टैक्स में जो गिफ्ट को डील करता है। द एग्जैक्ट सेक्शन इज सेक्शन 56(2) क्लॉज 5। तो ये बात करता है गिफ्ट की। तो अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो वो आपके हाथ में कैसे टैक्सेबल होता है, उसके लिए देखिए यहां लिखा हुआ है, इफ एनी पर्सन दैट इज द डोनी और रेसिपिएंट। तो अगर कोई रेसिपिएंट है जो गिफ्ट रिसीव कर रहा है, या हम उसको डोनी भी कह सकते हैं। डोनी मीन्स वो पर्सन जो गिफ्ट रिसीव करता है और डोनर मीन्स वो पर्सन जो गिफ्ट देता है। तो इफ एनी पर्सन हु इज द रेसिपिएंट रिसीविंग अ सम ऑफ मनी, तो अगर आप मनी रिसीव करते हैं या फिर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव करते हैं या फिर आप कोई अदर स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी दैट इज द मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव करते हैं फ्रॉम एनी अदर पर्सन, किसी भी दूसरे पर्सन से, दैट इज द डोनर, विदाउट कंसिडरेशन और फॉर एन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मींस या तो आप बिना पैसे दिए उससे कोई संपत्ति गिफ्ट ले रहे हैं या आप उसे पैसे दे रहे हैं लेकिन वो जो आप पैसे दे रहे हैं वो कम है। मान लीजिए आप किसी से 1 लाख रुपए की संपत्ति गिफ्ट ले रहे हैं लेकिन उसे बदले में केवल आप 20,000 रुपए दे रहे हैं, तो माना जाएगा दिस इज द इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो जब आप किसी से फ्री में कोई चीज लेते हैं, मतलब विदाउट पेइंग एनीथिंग, या जब आप किसी को पेमेंट करके कोई चीज लेते हैं लेकिन वो जो कंसिडरेशन आप पे कर रहे हैं वो एडिक्वेट नहीं है, तो अगर वो कंसिडरेशन कम है तो उसको हम कहेंगे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा, अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं, अगर आप किसी से इमूवेबल प्रॉपर्टी ले रहे हैं या आप किसी से मूवेबल प्रॉपर्टी ले रहे हैं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन या विदाउट कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन नहीं है या कंसिडरेशन है लेकिन वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, दैट इज द लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू और द एसडीवी वैल्यू। एसडीवी का मतलब होगा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में काम करती है, और तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एसडीवी। और मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में जो आपको देखना होगा वो एफएमवी देखना होगा, दैट इज द फेयर मार्केट वैल्यू। तो अगर आपका कंसिडरेशन एसडीवी से कम है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है, या एफएमवी से कम है, या आपका कंसिडरेशन है ही नहीं, तो उस केस में जो भी आप मनी, जो भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी या जो भी आप अदर स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी लाइक अ मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव करेंगे तो वो आपके लिए गिफ्ट बन जाएगी और उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब यहां पर एक सवाल ये आता है सर कि ये जो मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी इंक्लूड की जाएंगी। तो आइए मूवेबल प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स मूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। तो ये तो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी में चली गई, लैंड, बिल्डिंग और बोथ। एंड उसके आगे देखिए शेयर्स एंड सिक्योरिटीज,
ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस एंड ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुलियंस एक्सेट्रा। तो अगर आपको लैंड एंड बिल्डिंग मिला है तो ये तो है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इसके अलावा अगर आपको ज्वेलरी मिली है, शेयर्स मिले हैं, डिबेंचर्स मिले हैं, पेंटिंग्स मिली हैं, स्कल्पचर आर्ट मिली है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस मिले हैं, तो ये आपके आ जाते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में। तो अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, तो ये आपके गिफ्ट की डेफिनेशन में कवर किए जाएंगे। आइए अब हम समझते हैं कि अगर आपको कैश में गिफ्ट मिला है तो आपको कैसे इनकम टैक्स कैलकुलेशन करनी है, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है तो आपको कैसे टैक्स कैलकुलेशन करनी है, और सिमिलरली मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में आप कैसे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कैश के केस में आपका गिफ्ट कैसे काम करता है। देखिए, लॉ में बहुत सिंपली कहा गया है कि अगर आप कैश गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं और वो गिफ्ट 50,000 रुपए से ज्यादा का नहीं है पूरे साल भर में, तो उस केस में आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा उस गिफ्ट के रेस्पेक्ट में। यहां पर मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि ये जो 50,000 की लिमिट रखी गई है वो गिफ्ट देने वाले के ऊपर नहीं है, गिफ्ट रिसीव करने के ऊपर ये 50,000 की लिमिट है। इसका मतलब अगर मान लीजिए ए एक पर्सन है और उसने 4 अलग अलग लोगों से पूरे साल भर में 50,000 रुपए से ज्यादा का कैश रिसीव किया है एज ए गिफ्ट, तो ए के हाथ में उस पर इनकम टैक्स लगा दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा गिफ्ट ए के हाथ में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर यही ए किसी एक पर्सन से 50,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट ले लेता है तो भी ए के हाथ में इनकम टैक्स लग जाएगा। इसका सीधा सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि अगर ए व्यक्ति पूरे एक साल में 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट रिसीव कर रहा है इन कैश, चाहे वो किसी एक पर्सन से चाहे वो मल्टीपल पर्सन से रिसीव कर रहा है, तो ए को वहां पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, बिकॉज द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द गिफ्ट रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 50,000 रुपए से ज्यादा हो गया है। तो देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन। सो इन केस ऑफ अ कैश गिफ्ट एज पर सेक्शन 56(2)(10) where any person receive any previous year from any person or person on or after first day of 2017। तो अगर आप 1 अप्रैल 2017 के बाद किसी भी पर्सन से या किसी भी पर्सन्स से, एक पर्सन से या बहुत सारे लोगों से 50,000 रुपए तक का गिफ्ट रिसीव करेंगे तो हम आपको कोई इनकम टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट रिसीव कर लेंगे तो हम आपके ऊपर इनकम टैक्स लगा देंगे। सो एनी सम ऑफ मनी विदाउट कंसिडरेशन द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ विच एक्सीड्स ₹50,000 द होल ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सम शैल बी द इनकम। तो जो भी आपने अमाउंट रिसीव किया अगर उसका एग्रीगेट अमाउंट मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा हो गया है तो उस केस में हम आपको इनकम टैक्स के दायरे में लाकर वो आपका गिफ्ट टैक्सेबल कर देंगे। सिमिलरली यहां पर एग्जांपल देख सकते हैं आप। मान लीजिए मिस्टर ए ने एक गिफ्ट पे किया 49,000 रुपए का बी को, एंड दिस गिफ्ट इज एग्जेम्प्ट बिकॉज ये 50,000 से कम है। लेकिन अगर मिस्टर ए यहां पर 51,000 रुपए का गिफ्ट करता बी को तो यहां पर पूरा का पूरा अमाउंट बी के हाथ में टैक्सेबल हो जाता। मान के चलते हैं ए ने और बी ने और सी ने, 3 लोगों ने मिलकर 20,000 रुपए, 30,000 रुपए और 10,000 रुपए गिफ्ट किया डी व्यक्ति को। तो ऐसे में डी ने क्योंकि 60,000 रुपए रिसीव कर लिया है टोटल इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो ए के हाथ में पूरा का पूरा 60,000 टैक्सेबल हो जाएगा। कुछ लोग यहां पर मेरे से अक्सर पूछते हैं सर 50,000 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या केवल 50,000 के ऊपर वाला हिस्सा टैक्सेबल होगा या पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा? मैं यहां फिर कहता हूं कि जितना भी अमाउंट आपको मिला है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा अगर आपका ओवरऑल गिफ्ट 50,000 रुपए से ज्यादा हो गया है। तो अगर 50 से गिफ्ट कम है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, 50 से ऊपर है तो फिर पूरा अमाउंट आपका टैक्सेबल कर दिया जाएगा। तो ये बात रही अगर आपको कैश में गिफ्ट मिलता है। आइए अब बात करते हैं कि अगर आपको गिफ्ट मिला है इमूवेबल प्रॉपर्टीज के केस में। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर आपको गिफ्ट मिलता है दोस्तों, तो उस केस में आपको देखना होगा
कि अगर ये गिफ्ट आपको फ्री में मिला है तो जो उसकी एसडीवी रहेगी प्रॉपर्टी की, जो प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट में मिली है उसकी जो एसडीवी रहेगी, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, अगर वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा की है, तो अगर वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50 से ज्यादा है तो जो उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी वो अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा एज ए गिफ्ट इन योर हैंड्स। लेट सपोज आपको किसी ने कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करी और उसकी एसडीवी 2 लाख रुपए थी और आपको ये प्रॉपर्टी फ्री में मिली है, इसका मतलब आपसे कोई पैसा नहीं लिया गया है, तो ऐसे में क्या होगा, ये 2 लाख रुपए आपका कंसीडर कर लिया जाएगा एज ए गिफ्ट। लेकिन अब दूसरा केस लेते हैं, मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में ले रहे हैं लेकिन बदले में आप थोड़े बहुत पैसे भी दे रहे हैं, इसका मतलब आप ये प्रॉपर्टी फ्री में नहीं ले रहे हैं, आप कंसीडरेशन पे करके ले रहे हैं, बट ये जो कंसीडरेशन है दैट इज नॉट एडिक्वेट कंसीडरेशन, मतलब ये अपने आप में पर्याप्त नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में देखा जाएगा कि जो आपके दिए गए पैसों में, मतलब जो आप कंसीडरेशन पे कर रहे हैं और जो उसकी एसडीवी है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो अगर आपका ये डिफरेंस ज्यादा है, हायर है, किससे, उस एसडीवी 50,000 की वैल्यू से, या फिर 5% ऑफ द कंसीडरेशन, जो कि 1 अप्रैल 2005 के 21 के बाद 5% है और उससे पहले 10% हुआ करता था। तो अगर आपका डिफरेंस बिटवीन द कंसीडरेशन एंड द एसडीवी, आपका जो डिफरेंस है कंसीडरेशन में और एसडीवी में, ये जो डिफरेंस आपका है, इफ दैट डिफरेंस इज हायर देन द ₹50,000 एंड 10% और 5% ऑफ द कंसीडरेशन, तो अगर ये डिफरेंस ज्यादा है तो उस केस में वो वैल्यू आपके केस में गिफ्ट बन जाएगी। तो एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, आपको किसी ने 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी गिफ्ट करी लेकिन बदले में आपसे 10,000 रुपए उसने लिए, इसका मतलब 1 लाख की प्रॉपर्टी आपको दी गई है केवल 10,000 रुपए में, इट मींस इट इज अ केस ऑफ इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। तो यहां पर देखिए डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आया 90,000 रुपए। अब बताइए क्या ये 90,000 रुपए ज्यादा है, हायर है एज कंपेयर टू 50,000 रुपीज और 10% ऑफ द कंसिडरेशन? सो द आंसर इज यस। सर ये 90,000 रुपए ज्यादा हैं, मोर देन है 50,000 रुपीज से, और 10% ऑफ द कंसिडरेशन, 10% ऑफ द कंसिडरेशन कितना है, 1,000 रुपए। तो ऑब्वियसली ये 90,000 रुपए का जो डिफरेंस है ये ज्यादा है। अच्छा, ये मैंने डिफरेंस कहां से निकाला है, ये डिफरेंस है आपके सेल कंसिडरेशन वर्सेस एसडीवी का। तो अगर ये डिफरेंस आपका इससे ज्यादा है तो उस केस में वो जो डिफरेंस होगा, वो जो 90,000 की वैल्यू है, ये आपके लिए गिफ्ट बन जाएगी और इस पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखिएगा, इन केस ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको विदाउट कंसिडरेशन मिलती है तो अगर उसका डिफरेंस 50,000 रुपए से ज्यादा है, मतलब एसडीवी 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो ये आपके लिए गिफ्ट बन जाएगा। और अगर आपको इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के थ्रू मिलती है तो देखा जाएगा कि वो डिफरेंस जो है आपके सेल प्राइस में, मतलब आपके कंसिडरेशन में और एसडीवी में, तो अगर वो डिफरेंस इन दोनों वैल्यू में से किसी भी वैल्यू से ज्यादा है तो उस केस में वो जो डिफरेंस होगा, ये जो 90,000 रुपए होगा, ये आपका गिफ्ट में टैक्सेबल हो जाएगा। इस पर आपको इनकम टैक्स में गिफ्ट टैक्स पे करना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं, अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है मूवेबल प्रॉपर्टी की फॉर्म में, इसका मतलब अब आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मिली है, मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है। तो अगर आपको ये मूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन मिली है, इसका मतलब एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है, आपने कुछ भी पे नहीं किया है, तो अगर इस केस में फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी जो आपको मिली है, अगर उसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है, एग्रीगेट वैल्यू पूरे साल भर में उस प्रॉपर्टी की, तो उस केस में आपके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगी। उस केस में उसे आपको एज ए गिफ्ट मानना पड़ेगा और उसे अपनी इनकम में इंक्लूड करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपने कंसिडरेशन पे करके वो चीज ली है, मतलब आपने कुछ अमाउंट पे किया है जिसके बाद आपको वो मूवेबल प्रॉपर्टीज मिली हैं, तो उस केस में देखा जाएगा
कि जो आपका डिफरेंस है बिटवीन द कंसिडरेशन जो आपने पे किया वर्सेस द एफएमवी, तो अगर इन दोनों का जो डिफरेंस आपका निकल के आएगा, ये अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है एक सिंगल ट्रांजैक्शन का या एग्रीगेट करने के बाद पूरे साल भर में, तो एग्जांपल लेता हूं, पूरे साल में आपको 10 अलग अलग लोगों ने गिफ्ट दिया और उन अलग अलग गिफ्ट का जो डिफरेंस निकल के आया आपके कंसीडरेशन में और आपकी एफएमवी में, तो उस केस में जो डिफरेंस होगा, अगर वो डिफरेंस का एग्रीगेट अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा हो गया है या किसी एक सिंगल गिफ्ट का अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा हो गया है, तो उस केस में आपको उसे गिफ्ट मानना पड़ेगा और वो आपके इनकम टैक्स में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां लिखा हुआ है, देखिएगा, तो देखिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है, फॉर अ कंसिडरेशन which is less than the aggregate fair market value of the such property by an amount exceeding rupees 50,000, then the aggregate of the fair market value of such property as exceed such consideration। तो कुल मिलाकर सिंपली ये कहना चाहते हैं, अगर आपको एक प्रॉपर्टी मिली और उसका डिफरेंस 50,000 से ज्यादा है, या आपको मल्टीपल प्रॉपर्टीज मिली, मूवेबल प्रॉपर्टी मिली और उसका एग्रीगेट डिफरेंस 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो उस केस में यहां पर आपको गिफ्ट में टैक्स देना पड़ेगा, वो आपके लिए गिफ्ट की इनकम बन जाएगी। सो ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, जहां पर अगर आपको कैश में मिलता है गिफ्ट तो कैसे टैक्सेबल होगा, अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है तो कैसे टैक्सेबल होगा, और अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिलती है तो कैसे टैक्सेबल होगा। आई होप आपको ये तीनों ही बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आइए इसके बाद बात कर लेते हैं एक्सेप्शंस की, दैट इज फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ेगा। देयर आर सम कंडीशंस एंड देयर आर सम सिचुएशंस जहां पर आपको गिफ्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सो दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू एनी सम और मनी और एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम एनी रिलेटिव। तो सबसे अच्छी बात यह है यहां पर कि अगर आपको किसी रिलेटिव से कोई गिफ्ट मिलता है तो आपको उस पर इनकम टैक्स पे नहीं करना है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर रिलेटिव का क्या मतलब होगा, यहां पर रिलेटिव का मतलब क्या होगा, मैं किससे गिफ्ट रिसीव करूं कि मुझे कोई इनकम टैक्स पे ना करना पड़े। तो इस रिलेटिव का मीनिंग अभी हम थोड़ी देर में इसी वीडियो में देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि कौन कौन है रिलेटिव जिनसे अगर आप गिफ्ट लेंगे तो आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है। इसका मतलब ना तो गिफ्ट देने वाले के ऊपर कोई टेंशन है, ना गिफ्ट लेने वाले के ऊपर कोई टेंशन है। आप बिंदास होके गिफ्ट लीजिए अपने रिलेटिव से, आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा है अंडर द ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल। तो अगर किसी इंडिविजुअल को गिफ्ट मिलता है उसकी मैरिज पर, तो भी उस केस में उस इंडिविजुअल को कोई गिफ्ट पे करना नहीं पड़ेगा, कोई गिफ्ट पर इनकम टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। तो यहां पर सवाल ये उठता है केवल मैरिज। कुछ लोग इसको ऐसे समझते हैं कि सर मेरे को बर्थडे पर अगर गिफ्ट मिलेगा, मैरिज एनिवर्सरी पर गिफ्ट मिलेगा तो भी क्या एग्जेम्प्ट हो जाएगा? द आंसर इज नो, ओनली द मैरिज इज देयर। तो अगर आपकी शादी पर आपको गिफ्ट मिल रहा है तो उस केस में आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है। अंडर अ विल और बाय इनहेरिटेंसेस, तो अगर आपको विल मिलती है, इनहेरिटेंस के थ्रू गिफ्ट मिलते हैं, आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है। या इन द कंटेम्पलेशन ऑफ द डेथ ऑफ द पेयर और डोनर एज द केस मे बी। तो जो डोनर है या डेथ है, अगर जो डोनर है अगर उसकी डेथ हो जाती है या इन द कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ आपको कोई गिफ्ट मिलता है तो उस केस में भी आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है। या अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है लोकल अथॉरिटी से तो भी आपको किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स पे नहीं करना है उस गिफ्ट के ऊपर। तो देखिए मैंने आपको बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी बताई हैं जहां पर गिफ्ट में टैक्स लगेगा, और ऐसी भी कुछ सिचुएशंस मैंने आपको बताई जहां पर आप गिफ्ट के टैक्स से बच सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली प्लानिंग करके चलिएगा कि कब आपको गिफ्ट लेना है, कैसे आपको गिफ्ट लेना है। अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो क्या आपके ऊपर प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, कौन से प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, एंड ऑल। तो आइए अब एक और बात समझते हैं कि अगर आप किसी रिलेटिव से गिफ्ट ले रहे हैं तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम लेवी ऑफ टैक्स एंड नो इनकम टैक्स वुड बी लेविड ऑन सच गिफ्ट।
उन गिफ्ट पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था रिलेटिव का मतलब क्या होगा, तो आइए अब समझते हैं मीनिंग ऑफ द रिलेटिव कि ये जो मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव की, इसमें कौन कौन लोग आएंगे जिनसे कि अगर मैं गिफ्ट लूं तो मुझे कोई इनकम टैक्स पे ना करना पड़े। ध्यान रखिएगा जो मीनिंग यहां पर बताया गया है रिलेटिव का, अगर आप इनमें से किसी से भी गिफ्ट लेते हैं तो आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा। लेकिन अगर आप इनके अलावा किसी और से गिफ्ट लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। एक कंफ्यूजन यहां पर कई लोगों के साथ आता है, वो पूछते हैं मुझसे अक्सर कि यहां पर रिलेटिव से जो मैं गिफ्ट लूंगा क्या वो शादी पर लेने पर ही एग्जेम्प्ट होगा या मैं कभी भी ले सकता हूं। तो मैं आप सभी लोगों को आंसर करना चाहता हूं इस बात का, रिलेटिव से अगर आप गिफ्ट लेते हैं तो चाहे आप शादी पर ले रहे हैं चाहे बिना शादी के ले रहे हैं, आपको एग्जेम्प्ट रहेगा, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। शादी वाला पॉइंट अलग था, इसको आप मिक्स नहीं करेंगे। तो अगर आपने रिलेटिव से गिफ्ट लिया है ये अलग बात है, और आपने शादी पर आपको गिफ्ट मिला है ये अलग बात है। तो अगर आप शादी पर गिफ्ट ले रहे हैं वो भी एग्जेम्प्ट है, अगर आप रिलेटिव से गिफ्ट ले रहे हैं वो भी आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है। तो आइए हु आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपके माता पिता आपके रिलेटिव हैं, आपको माता पिता से अगर कोई गिफ्ट मिलेगा आपको कोई इनकम टैक्स पे नहीं करना है। माता पिता के साथ हैं ब्रदर सिस्टर मतलब भाई बहन, इधर है फिर बेटा और बेटी सन और डॉटर, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर मतलब आपके पोता और पोती, इसके अलावा हस्बैंड वाइफ के साथ साथ है सिस्टर्स हस्बैंड, ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ ऑफ ब्रदर एंड वाइफ ऑफ सिस्टर, हस्बैंड के ब्रदर हस्बैंड के सिस्टर, मदर्स ब्रदर मदर्स सिस्टर मतलब आपके मामा या मामी, मौसा या मामा या मौसी, साथ में मदर्स सिस्टर्स हस्बैंड एंड वाइफ्स ब्रदर्स वाइफ, ये भी रिलेटिव में कवर है। फादर के ब्रदर फादर्स ब्रदर्स वाइफ, ये भी आपके रिलेटिव में कवर है। फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड, फादर की सिस्टर के हस्बैंड और फादर्स की सिस्टर, ये भी आपकी कवर है रिलेटिव में। ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर डॉटर हस्बैंड सन्स वाइफ, स्पाउस फादर स्पाउस मदर, स्पाउस ग्रैंडफादर स्पाउस ग्रैंडमदर, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द हस्बैंड्स ब्रदर्स वाइफ एंड मदर्स ब्रदर्स वाइफ। तो ये सब लोग आपकी रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर हैं। इसका मतलब इनसे अगर आप गिफ्ट रिसीव करेंगे तो आपको कोई इनकम टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। तो यहां पर कोई इनकम टैक्स आपके ऊपर नहीं आएगा। तो दोस्तों ये था कॉन्सेप्ट आपके टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट का, जो कि जनरली एप्लीकेबल होता है व्हेन अ पर्सन रिसीव्स एनी गिफ्ट फ्रॉम एनीवन। तो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के अकॉर्डिंग ये गिफ्ट के प्रोविजन हैं जो कि एप्लीकेबल रहेंगे जब भी आप किसी से गिफ्ट लेते हैं। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कैसे आपको गिफ्ट लेना है, कब आपको गिफ्ट नहीं लेना है, गिफ्ट के केस में कौन इनकम टैक्स पे करेगा, रिसीवर के हाथ में कैसे टैक्स लगेगा, एंड जो गिफ्ट पे कर रहा है दैट इज द डोनर, उसके ऊपर टैक्स की इंप्लीकेशंस क्या होंगी। तो यहां पर एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं आप सभी लोगों के लिए। बिफोर मेकिंग और रिसीविंग एनी गिफ्ट जस्ट गो थ्रू ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, अदरवाइज आपके ऊपर एक नेगेटिव इंप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। तो गिफ्ट रिसीव करने से पहले और पे करने से पहले आप इन प्रोविजंस को एक बार अच्छे से देख लें ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। तो दोस्तों यही था पूरा टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट के केस में, कैसे सिस्टम चलता है, कैसे इनकम टैक्स आप लोगों के ऊपर लगता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आपके साथ मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।